हाय गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक जैसा आपने टाइटल में देखा होगा, ये होने वाला है कि आइसर से मेन किस तरीके की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है जो डायरेक्टली मिलती है या आइसर जिनमें हेल्प करते हैं। तो आइसर जैसा कि नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये आपको पढ़ाई करवाता है साइंस एजुकेशन और मेनली एक रिसर्च इसके नाम में ही एडेड है। तो इसका मतलब है कि रिसर्च कंपोनेंट इसमें बहुत रहता है, मेन एक तरीके से मेन कंटेंट रहता है। तो आइसर्स क्यों बनाए हैं गवर्नमेंट ने? आइसर्स मेनली लोग गवर्नमेंट ने इसलिए बनाए हैं क्योंकि शुरू से इंडिया में किसी भी देश का क्या है ना कि डेवलपमेंट के लिए R&D कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ये डिसाइड करता है कि वो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस होगा और उसकी क्या इकोनॉमिकल पोजीशन होगी इन वर्ल्ड, ये चीज़ होती है। तो ये ध्यान में रखते हुए इंडिया में रिसर्च टैलेंट को जनरेट करने के लिए आइसर्स बनाए गए हैं, है ना। तो आप इनमें जब एडमिशन लोगे तो मेन ये रहता है कि आइसर का हमेशा फोकस रहता है कि आइसर स्टूडेंट्स को रिसर्च सिखाना, उनको रिसर्च अच्छे से आनी चाहिए, रिसर्च इन साइंस, क्योंकि ये साइंस का इंस्टीट्यूशन है। तो जैसा मैंने बताया कि BSMS आइसर से करना एक बहुत अच्छी बात है, स्पेशली जिनको साइंस में इंटरेस्ट है उनको सीखने को मिलता है। तो आइसर में आप नॉर्मल IIT एग्ज़ाम के थ्रू आ सकते हो, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए मे बी अनदर कोई और वीडियो मैं किसी दिन बनाऊंगा। पर आइसर से क्या अपॉर्चुनिटीज लगती है उस चीज़ की बात जो है वो हम इस वीडियो में करेंगे, उस डिस्कशन में। तो BSMS के दौरान क्या होता है कि आपको अलग अलग तरीके की साइंसेस पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में भले ही आपके 12th में PCM रहा हो या PCB रहा हो, है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे, आइसर कोलकाता का ऐसा कैरिकुलम है कि फर्स्ट ईयर में आपको सारी साइंसेस पढ़ाई जाएगी। उसमें मैथ्स होगी, बायोलॉजी होगी, अर्थ साइंस होगी, है ना, सब प्रकार की साइंसेस। तो आपको एक तरीके से फ्लेवर दिया जाता है कि भाई ये साइंसेस अवेलेबल होती है। फिर आप उसमें से सेकेंड ईयर में कोई 3 चुनते हो, है ना, और फिर थर्ड ईयर में क्या होता है कि आप उस 3 में से एक लेते हो जो कि आपका मेजर बन जाता है, और फिर आपको मास्टर्स जो होती है वो उस मेजर सब्जेक्ट में मिलती है। तो ये BSMS एक डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री होती है, इसमें आपको 2 डिग्रीज मिलती है। अब जस्ट आफ्टर BSMS, जैसा कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी आइसर के बारे में अन्य वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट आफ्टर BSMS जो स्मूथ कैरियर निकलता है आइसर से वो है PhD। तो PhD आप आइसर के बाद में आइसर में ही PhD कंटिन्यू कर सकते हो, या इंडियन इंस्टीट्यूट जो दूसरे हैं हो गए हैं, मतलब IIT हो गया, ISC बेंगलोर हो गया, TIFR हो गया, है ना, और CSIR लैब्स हो गए ऑल ओवर इंडिया। तो इनमें आप PhD ले सकते हो, एक तो ये ऑप्शन है। और इनमें PhD लेने के लिए क्या है कि आइसर स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से कुछ कुछ एडवांटेज रहता है एप्लीकेशन में, थोड़ा थोड़ा उनको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ जाते हैं, इस तरीके की रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, ऐसे कुछ सिनेरियो होता है। और होता है तो भी इवन की इंटरव्यू में भी थोड़ा सा प्रेफरेंस तो मिलता है उनको, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आइसर में पढ़ाई रिसर्च की हो रही है। तो PhD के वक्त क्या है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं ऑलरेडी, वो भी इन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने अपनी BSMS ही उस इन्वायरमेंट में की है, तो ऑलरेडी स्किल्स इनमें रहती है, तो प्रेफरेंस मिलती है ना रिसर्च की। तो वो एक ऑप्शन हो गया कि आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में PhD ले सकते हो। पर ये जो है लेस प्रेफर्ड ऑप्शन है आइसर सेल्यूपिनाई के लिए। मोर प्रेफर्ड ऑप्शन क्या है, और जो कि मेजर कैरियर है, वो होता है अब्रॉड में PhD लेते हैं लोग, ठीक है। अब अब्रॉड में PhD कैसे लेंगे ये भी हम अलग वीडियोस में सीखेंगे, अप्लाई करना एंड ऑल। तो वो एक ऑप्शन है, और ये ऑप्शन हमेशा मतलब सब लोग प्रिफर करते हैं, क्योंकि ये रीजंस ये है कि ये वेल पेड होता है, इसमें आपको अच्छी सैलरी और अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, मतलब डिसेंट इफ़ नॉट वेरी गुड। डिसेंट से भी मेरा मतलब ये है कि आप अच्छे से रह पाओगे अब्रॉड में और सेव भी कर पाओगे, और इंडिया की जो नॉर्मल सैलरी है उससे अच्छा ही कर पाओगे आप, इतना भी मैं कह सकता हूँ, है ना। तो वो एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये होता है कि जो कैरियर में जो ये ऐड करता है एक्सपोजर इन साइंस, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि आइसर से अब्रॉड के अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आने में आप नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर आ गए, तो आप इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट लोगों से इंटरेक्ट करते हो, इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च फैसिलिटीज़, कोलैबोरेशंस, ये जो एक्सपोजर आपके कैरियर में ऐड होता है ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एक्चुअल में साइंटिस्ट एज ए डेवलपिंग ए कैरियर एज ए रिसर्चर, एज ए साइंटिस्ट, इस चीज़ में ना। तो वो प्रेफर करते हैं लोग। अब काफ़ी लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि ठीक है भैया, चलो PhD हो गया, आपने बताया कि भाई 4-5 साल PhD तो सब बढ़िया होगा, उसके बाद हम क्या करें, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि
BSMS के बाद भी डायरेक्टली साइंस में अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आपको ज़रूरी नहीं है PhD करना, है ना। आप क्या है कि आप BSMS के बाद में मैंने बताया कि बहुत जॉब्स होती है जहाँ पर आप साइंटिस्ट बन सकते हो, पर आप साइंटिस्ट भी बन पाओगे, मतलब जो लोअर जो मोस्ट पोजीशन होती है साइंटिस्ट की, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो वो वाला साइंटिस्ट आप बन सकते हो। और उस साइंटिस्ट बनने के लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए। इंडिया में फॉर एग्जांपल DRDO में आप बन सकते हो, आपको गेट पे एग्जाम देके आपको अच्छा गेट में परफॉर्म करना होगा तो आप बन जाओगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स तो यही हो गई, DRDO हो गया, जियो साइंटिस्ट हो गया, इसमें मास्टर्स ही चाहिए बस, है ना। ONGC जैसे जॉब्स हो गए, तो ये आप ले सकते हो। और इसके अलावा प्राइवेट जितनी भी इंडस्ट्री है ना, उन सब के R&D में आप जॉब ले सकते हो जस्ट विद मास्टर्स, ठीक है। पर जॉब आपको मिलेगी बिगिनर लेवल की। अब आपको उस बिगिनर लेवल से ऊपर जाना है ना, तो PhD बन जाएगी रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो आप साइंटिस्ट B बन गए, अब आपको प्रमोट होना है, साइंटिस्ट EF में जाना है आपको, तो आपको PhD चाहिए। प्लस B बनने के लिए भी क्या होता है कि इतना कंपटीशन है आजकल के ज़माने में कि दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो PhD और एक्सपीरियंस और ये सब भी ले लेके आते हैं, तो फिर उनको प्रेफरेंस देना बढ़ जाता है सिलेक्शन कमिटी में। दो आप एलिजिबल होते हो जस्ट विद मास्टर्स, बट देन अनटिल कि आप बहुत ही कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करो कि भाई आप बहुत ही एडवांस, मान लो कुछ ऐसा स्पेशल है आपके अंदर, वरना फिर क्या है कि हायर क्वालिफिकेशन वालों को प्रेफरेंस मिलता है। और PhD करे हुए भी बहुत लोग हैं लाइन में, तो ऑब्वियसली टफ हो जाता है मास्टर्स के लिए। अब आफ्टर PhD भी आपके पास यही सिमिलर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब्रॉड में अगर आपने PhD कंप्लीट करी तो स्टैंडर्ड पाथ क्या निकलता है कि पोस्ट डॉक करो आप। पोस्ट डॉक क्यों करता है कोई इंसान? क्योंकि जैसे मोस्ट ऑफ द लोगों का यहाँ पर गोल होता है कि उनको किसी इंडियन इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बनना होता है, या तो IIT में प्रोफेसर बनना है या आइसर में प्रोफेसर बनना है। दैट इज़ द पीक ऑफ दिस कैरियर, कि भाई सब लोग वहाँ तक जाना चाहते हैं। तो उस प्रोफेसर बनने के लिए इंडिया में क्या है कि PhD मांगा हुआ है, और PhD मांगने के बाद में 2-3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है अलग से। तो उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए अब आफ्टर PhD लोग या तो जॉब करेंगे या पोस्ट डॉक करेंगे। पोस्ट डॉक क्या होता है? पोस्ट डॉक बेसिकली एक साइंटिस्ट की ही पोजीशन है ना। अब जैसे यहाँ पर EPFL में किसी ने एज ए पोस्ट डॉक ज्वाइन किया है, तो उसका मतलब यह है कि उस बंदे के पास PhD है और अब वो बाकी साइंटिस्ट वाला काम करेगा, और उसको EPFL में बुलाते भी साइंटिस्ट कह के ही है। तो वो जॉब करते हैं लोग, उसमें अच्छी सैलरी रहती है आफ्टर PhD। दैट इज़ वन कैरियर ऑप्शन। और अनदर कैरियर ऑप्शन होता है कि आफ्टर PhD लोग है ना इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो हमेशा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आफ्टर PhD या तो आप अकेडेमिया में जा सकते हो या आप इंडस्ट्री में जा सकते हो। तब आपको अकेडेमिया में जाना है तो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा PhD से अकेडेमिया में जाने के लिए। तो ये जो लोग हैं ये पोस्ट डॉक करते हैं, है ना। पोस्ट डॉक करेंगे 2 साल, उसमें भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, कोई समस्या नहीं है। 2 साल पोस्ट डॉक करके फिर अप्लाई करके फिर ये जो है प्रोफेसर बन सकते हैं। दैट इज़ वन ऑप्शन। अनदर ऑप्शन है कि अब उनको ये अकेडमी या कैरियर ही पसंद नहीं है, इनको इंडस्ट्री में जाना है डायरेक्ट, तो जस्ट PhD कंप्लीट करते ही क्या है, ये जो इंडस्ट्री की ओपन पोजीशंस होती है उनमें अप्लाई करते हैं। और क्योंकि ये इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से है, मतलब इन्होंने भाई किसी इंसान ने BSMS या आइसर से किया है, इसका मतलब यह है कि बचपन से राइट आफ्टर कॉलेज उसको मतलब रिसर्चर की तरह बड़ा किया गया है। तो उसका थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, काम करने का तरीका, ये सब एक साइंटिस्ट की तरह होता है बचपन से। दैट इज़ वन फैक्टर। फिर उसने ग्लोबल इंस्टीट्यूट से PhD भी कर लिया, तो इसका मतलब है कि वो उस लेवल पर है। तो इस तरीके के कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि इंडस्ट्रीज भी हमेशा इंटरेस्टेड रहती है कि ये आ जाए एज ए साइंटिस्ट। तो एज ए साइंटिस्ट आ जाते हैं तो इंडस्ट्रीज के R&D में बहुत ऐड कर पाते हैं ये लोग। तो जस्ट आफ्टर PhD लोग उनमें अप्लाई करते हैं और फिर उनको कोई ना कोई पोजीशन मिल जाती है डिपेंडिंग ऑन देयर फील्ड, है ना, कि कौन सा रिसर्च फील्ड है उनके पास, उसमें कितनी वैकेंसीज है। तो वो एक अलग टॉपिक है, सबको मिल जाना जरूरी नहीं है, मतलब दैट इज़ आल्सो ए थिंग। तो आपकी फील्ड के अनुसार आपकी पोजीशंस, आपकी अदर स्किल्स, CV, ये सब चीज़ें होती है उसमें, पर मिल जाता है। ऐसे जॉबलेस टाइप भी नहीं रहते हैं लोग। So that is the major 2 pathways. One is academia, another is industrial. So ये इस वीडियो में जो मैंने बताया ये साइंस रिलेटेड थे। अब नॉन साइंस रिलेटेड तो सारी जॉब्स आपके लिए वैसे ही ओपन है। आप जस्ट आफ्टर बैचलर्स मास्टर्स के बाद में जिसमें भी मास्टर्स मांगा हो, जो जनरल जॉब्स होती है बैंकिंग एंड ऑल, उसमें तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। तो दिस इज़ द कैरियर एंड दिस वाज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको इससे एक हेल्प मिला होगा कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। बाकी इन डिटेल अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कुछ सवाल पूछना हो तो फील फ्री टू राइट दैट इन द कमेंट। मैं अपनी तरफ से आंसर करने की कोशिश करूँगा।
और पॉसिबल हुआ तो मे बी वी कैन मेक अनदर वीडियो ऑन दिस और 1-to-1 discussions as well sometimes. So thank you for watching and see you in the next video.